अब देखते हैं क्या एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में पहले ये देख ले, अगर कहीं लिखा है बी इज फॉलो बाय ए, दैट मीन्स बी फॉलो किया जा रहा है ए के थ्रू। आगे कौन पहुंचा? बी पहुंचा है। जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब आगे कौन रहेगा? ए ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए आगे रहेगा ब्लड रिलेशन में। ए इज द फादर ऑफ बी, तो पहले कौन रहेगा? ए रहेगा, और वो क्या रहेगा? फादर रहेगा, जो क्योंकि इसके बगल में लिखा है, और लास्ट में क्या रहेगा? बी रहेगा। इसी तरह बी इज फॉलो बाय ए, तो आगे कौन रहेगा? बी फॉलोड, बी फॉलोड फॉलो बाय ए, तो बी फॉलो किया जा रहा है, इसके साथ आएगा तो भी ये बी आगे रहेगा और ए बाद में रहेगा। या ए नीचे जो है ए फॉलोज बी, इसमें ऐसा एक जगह है फॉलोज बी। अगर इंग्लिश के टर्म्स में बात किया जाए तो देयर हैव अ डिफरेंस ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंस है, बट अगर मीनिंग वाइज बात की जाए तो दोनों का मतलब सेम है कि 8 बजे अगर बी आ रहा है तो फिर एक 8:05 पे कौन आ रहा है? ए आ रहा है, बी को फॉलो किया जा रहा है ए के थ्रू। ये होगा मीनिंग वाइज बात क्या। और कंपैरिजन में अगर कहा अपने पास दिया है वेट दिया है, हाइट दिया है और सैलरी दिया है, अलग अलग कंपोनेंट दिए हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक पैरामीटर लेंगे, कौन सी? हाइट ले लिया, वेट ले लिया, कोई एक एट अ टाइम एक ही पैरामीटर लेंगे, ठीक। और फॉलो करेंगे वन ऑर्डर, या तो हम ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे? लेस देन सिंबल का यूज़ करेंगे। ऑल थ्रू आउट एक में हम पूरा ही ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल सभी में या तो ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे या तो लेस देन का यूज़ करेंगे। जैसे ए इज़ टॉलर देन बी, तो ए बड़ा है बी से, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखा। और बी इज़ टॉलर देन सी, तो बी इज़ ग्रेटर देन सी लिखा। और फिर उसके बाद क्या है? सी इज़ द शॉर्टर देन एफ, तो सी शॉर्टर होगा, तो मैंने क्या लिखा? एफ इज़ ग्रेटर देन सी। अभी इसका मुझे बेनिफिट्स क्या होगा कि एक सिंबल में लिखा। अगर मेरे से कोई पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट कौन है, तो मैं क्या करूँगा? ग्रेटर देन वाले को छुपा लूँगा और स्मॉलेस्ट को देखूँगा। स्मॉलेस्ट में कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास? बी है और सी है, ठीक। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? स्मॉलेस्ट में 2 आ गए। अब मैं क्या करूँगा? राइट वाले को छुपा लूँगा, ग्रेटर देन में देखूँगा, तो इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा, तो बी को हटा दूँगा क्योंकि बी है, एग्जिस्ट है, किसी से बड़ा है, तो जो रिमेनिंग रहेगा सी। सी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसी तरह से इसके एक फ़ायदा ये मिल जाता है, अगर एक सिंबल में लिखते हैं कि हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो इजीली कंपेयर कर पाते हैं। अब आते हैं दूसरा। अब एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेट करके ही देखना इज़ अ बेटर, ये उचित होता है। जैसे कि ईश्वर जो है वो भोला के फ्लोर पे नहीं रह रहा, और भोला के फ्लोर पे नहीं है, तो ईश्वर क्या हो सकता है कि या तो भोला ऊपर सबसे ऊपर रहता हो और ईश्वर सबसे नीचे रहता हो, और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो उसका रिवर्स भी हो सकता है। ये नहीं बताया गया है इस क्वेश्चन में कि 4 फ्लोर के नीचे रहता है, 2 फ्लोर के ऊपर रहता है। ये सारी बुद्धि नहीं लगाना, जितना बताया गया उतना ही यूज़ करना और उसके हिसाब से करेगा, तो उस हिसाब से करेगा। तो ये इसमें इस ऑप्शन एलिमिनेट करके ही इसको किया जाएगा। तो ये इसी तरह होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए इसमें कि आर जो है वो क्या है? उसको क्या चाहिए? होम चाहिए, और क्या फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल चाहिए। तो आर को डिफेंस चाहिए, ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। आर को टेलीफोन चाहिए, ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आर को आर यस एक साथ रहेंगे, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल द रिलेवेंट थिंग ही रहेगी, ठीक। और फिर उसके बाद अगर कोई बोला है, पी बोल रहा है एटलीस्ट मेरे पास 3 कार हैं, तो 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन लिख ले पी के पास। अगर क्यू बोल रहा है लेस देन 3 है, तो क्यू के पास लेस देन 3 कार है, तो मतलब कितना है? 0 1 2 है, लेस देन 3 कार है, ठीक।
और आर के पास एटलीस्ट एक है तो 1 2 3 4 ऐसे लिख ले। तो इस तरह से लिख लेते हैं एनालिटिकल, उसको ऑब्जर्वेशन करके आंसर देते हैं। देखा भाई जो मैंने पढ़ा के क्या देखा था, टॉपिक देखा था, ये एनालिटिकल रीजनिंग जो देखा इसके क्या है लेक्चर हैं और उसको देख सकता हूँ, बट मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने यहाँ तक ही पढ़ा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अगर अदर यू वांट तो लेक्चर 15 देख सकते हैं, कम्प्लीटली उसका है। और लेक्चर 16 है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो उसका भी बेसिक किया हूँ, उसको भी पूरा कंप्लीट नहीं किया, बेसिक देख ले। किसी भी चीज़ का चेंजेस निकालना हो तो चेंजेस कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू क्या कर दे 100, तो ये क्या दे देगा चेंजेस परसेंटेज दे देगा, कितने परसेंट चेंज हुआ है। अगर या इसको कह सकता है चेंज परसेंटेज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 कर देगा, तो ये क्या दे देगा चेंज परसेंटेज दे देगा। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो ग्रोथ हुई है, अगर ये निगेटिव आते हैं तो क्या हुई है डिक्लेराइन हुई है। अब इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर सेम ट्रेंड चलता रहा और कंटिन्यू रहा, सेम ट्रेंड एंड कंटिन्यू रहा, जैसे 2019 में क्या है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 2019 में क्या है, 50 है, कुछ भी मान ली क्वांटिटी दी है, 2020 में 60 है और 2021 में कितनी होगी। तो देख 50 से 60 में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है, तो कि कैसे परसेंटेज चेंज निकालेगा, कैसे निकालेगा 16 माइनस 15 अपॉन क्या करेगा 15 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 20%, 20% का ग्रोथ हुआ है। तो इसी तरह मतलब 50 इंटू 1.2 करेगा तो क्या आएगा 16 आएगा, और 16 इंटू 60 इंटू 1.2 करेगा तो 72 आएगा, तो 2021 में कितना आ जाएगा 72 आएगा। सेम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड था, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है ना सेम चीज़ फॉलो करते हैं। जैसे 2019 में 50 रहा, 2040 में 20 में 40 हो गया और 2021 में कितना होगा, ये डाउनफॉल है। तो इसको क्या कर दूंगा 40 माइनस 50 अपॉन क्या कर दूंगा 50 इंटू क्या कर दूंगा 100, तो यहाँ से क्या आएगा डिक्लाइन ऑफ द 20%, तो 20% का डिक्लाइन, तो फिर क्या करूँगा इसी तरह मतलब 80 मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8 से, तो क्या दे देगा 40 दे देगा, और 40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8 से क्या दे देगा 32, जो कि 2021 में हो जाएगा। अब आते हैं पाई चार्ट वाले कॉन्सेप्ट में, देखते हैं दो ही चीज़ पढ़ा था, सेम ट्रेंड और सेम वाला, और दूसरा क्या पढ़ा था पाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, पूरा एंगल होता है कितना 360, और क्या होता है 90 डिग्री होती है, हाँ ये होती है। अगर 90 डिग्री लेते हैं वो 1/4 पार्ट होती है, जो कि कितने होते हैं 25% होता है। अब हम क्या कर, मैं एक चीज़ बताता हूँ, डिग्री को परसेंटेज के टर्म्स में और परसेंटेज को डिग्री के टर्म्स में। 360 डिग्री इक्वल टू 100% होता है, इसी तरह 1% इक्वल टू कितना होता है 3.6 डिग्री, ठीक। एक और या ये कह दूँ 1 डिग्री इक्वल टू कितना कितना होता है 5/18 परसेंटेज, ये 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 5/80% होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन दिया है, एक पाई चार्ट दिया है, हॉकी में का एंगल दिया है 80, हॉकी का 63 डिग्री दिया है, क्रिकेट का 81 दिया है, बास्केटबॉल का 50 दिया है, टेनिस का 45 दिया है, ये सारी चीज़ें दिया है। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ द टेनिस, तो टेनिस का जितना डिग्री का एंगल बना है, तो और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 5/18%, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे 1 डिग्री का एंगल निकाल लेंगे। हाउ मनी परसेंटेज स्प्रेड ऑफ द हॉकी देन द गोल्फ, जब नीचे आ जाए देन द गोल्फ, तो क्या करना है गोल्फ से डिफरेंस निकाल के ऊपर लिखना है, और नीचे क्या करना है देन द गोल्फ लग दे, जैसे ए इज देन द बी, तो बी को नीचे डिवाइड करते थे ना, सेम चीज़ यहीं पे भी करना है, वही नीचे डिवाइड करना है, ठीक। और फिर अगर अमाउंट इतना है टोटल, तो बताओ क्रिकेट और हॉकी में कितना खर्चा हुआ, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे हम लगा के कर सकते हैं, ठीक। कि क्रिकेट और हॉकी का निकालने कितने एंगल है, और डिवाइड बाय टोटल एंगल कर देंगे, फ्रैक्शन में मिल जाएगा, इंटू 2 करोड़ कर दिए, तो इससे 80 लाख रुपए आ गया कितना, जो
अमाउंट लगा है क्रिकेट और हॉकी में। इस तरह से ये डेटा इंटरप्रिटेशन के दो तीन क्वेश्चन किया था। एक पाई चार्ट वाले किया हूँ और दूसरे ये सेम ट्रेंड वाले किया हूँ।